नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले अध्याय में हमने देखा था पाठ के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आए थे उनको हमने समाधान किया था। आइए आज हम लोग मिलकर पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आज सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं बच्चों, किसी भी परमाणु में छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उनमें तीन मुख्य कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काटते रहता है। आपको उनके गुणों के बारे में लिखना है और उनकी तुलना करनी है कि उनका क्या क्या गुण है। तो देखिए उनके गुणों के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पर चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है बच्चों? ये ऋण आवेशित होते हैं, माइनस चार्ज होता है इन पर, और इनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है, नगण्य होता है। और इनका अगर मान देखा जाए तो 9 गुना 10⁻−31 kg, -31 kg है बच्चों, अर्थात बहुत ही कम है। और इनकी स्थिति कहाँ रहती है? यह नाभिक के बाहर के कक्ष में स्थित होते हैं और नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। दूसरा कण है प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसे कण होते हैं? धनावेशित होते हैं और इनका द्रव्यमान 1.672 गुना 10⁻−27 kg होता है। इनका भी द्रव्यमान बहुत कम है, परंतु इलेक्ट्रॉन की तुलना में ये थोड़े भारी होते हैं। और ये प्रोटॉन परमाणु के नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन ये उदासीन कण होते हैं, अर्थात इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ना तो ऋण आवेश होता है ना धन आवेश होता है, इसलिए न्यूट्रॉन उदासीन हो जाते हैं। और इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये कहाँ स्थित रहते हैं बच्चों? ये नाभिक के अंदर स्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपके सामने अगला प्रश्न आ रहा है। देखिए, जे टॉमसन ने परमाणु के मॉडल की क्या सीमाएं हैं? सबसे पहले आपको याद होगा जब हम चर्चा कर रहे थे पाठ के अंतर्गत, सबसे पहले परमाणु की संरचना के मॉडल को जे टॉमसन ने ही दिया था। और टॉमसन ने क्या कहा था कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है, ठीक जैसे मैंने बताया था आप लोग के तरबूज के समान है। और जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज धसे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी परमाणु के अंदर धसे हुए रहते हैं। देखिए, लेकिन जे टॉमसन के जो मॉडल है वह यह नहीं व्याख्या कर पाया कि रदरफोर्ड का जो प्रकीर्णन प्रयोग हुआ वो क्यों हुआ। क्योंकि रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग में अधिकांश अल्फा कण परमाणु के बीच से होकर गुजर गए थे। टॉमसन का कहना था यह पूरा एक ठोस गोला है, लेकिन रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने यह साबित कर दिया यह ठोस का गोला नहीं है, बल्कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली है। तो पहला सीमाएं हो गई कि यह रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग की व्याख्या नहीं कर पाता है, और दूसरा यह भी नहीं बता पाता है
कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित होते हैं। इन्होंने सीधे सीधे कह दिया था टॉमसन ने कि इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु के अंदर धंसे हुए रहते हैं बीज के, ठीक उसी तरह से जैसे तरबूज के अंदर बीज रहता है। परंतु रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग ने इस बात को भी नकार दिया, कहा कि अंदर तो स्थान खाली है। तब फिर समस्या उठी कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कैसे व्यवस्थित है। तो जे टॉमसन का मॉडल इन दोनों बातों को नहीं व्याख्या कर पाता। अगला प्रश्न, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। रदरफोर्ड ने भी परमाणु का मॉडल बताया, परंतु रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी सारी बातों की व्याख्या नहीं हो पाई। तो आप बताइए कि क्या सीमाएं हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की, क्या सीमाएं हैं। मैंने पाठ के अंतर्गत आपको इस बात पे चर्चा किया था। आइए बच्चों देखते हैं क्या सीमाएं हैं। यह मॉडल परमाणु स्थिरता की व्याख्या करने में असफल रहा। क्यों असफल रहा? क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, वह धन आवेशित हो या ऋण आवेशित हो, जब भी कोई आवेशित कण चक्कर लगाते हैं किसी नाभिक के चारों ओर तो उनमें ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि उनकी ऊर्जा कमते जाती है और अंत में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब वह चक्कर लगाने वाले कण, आवेशित कण नाभिक में गिर जाते हैं। परंतु परमाणु में के मॉडल में रदरफोर्ड के अनुसार गिर जाना चाहिए था, लेकिन वह गिरता नहीं है। तो यह इसकी सीमा हो गई कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल यह भी नहीं बता पाया कि क्यों परमाणु स्थिर है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की वितरण की व्याख्या यह मॉडल नहीं करता है। नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हैं और कितनी दूरी पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस बात की जानकारी भी रदरफोर्ड का मॉडल नहीं दे पाता। अगला प्रश्न आप देखिए, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करनी है। अब नील्स बोर ने क्या कहा परमाणु के बारे में। नील्स बोर रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट थे, इसलिए उन्होंने रदरफोर्ड की जो सीमाएं थी उन सीमाओं में या लिमिटेशंस जो थी जिनकी व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया था, उन्हीं की खोज कर रहे थे। तो बोर का परमाणु मॉडल देखिए, बोर का परमाणु मॉडल का कहना है कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी सूर्य की ओर चारों ओर परिक्रमा करती है और अपनी एक निश्चित कक्षा में रहती है, पृथ्वी घूमते घूमते सूर्य के नज़दीक नहीं जाती है बल्कि वह अपनी दूरी बनाए रखती है, ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक से अपनी दूरी बनाए रखते हैं और अलग अलग दूरी पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं और इनके चक्कर काटने का रास्ता स्थिर है, जिसको कि इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। दूसरा बात इस मॉडल ने क्या बताया, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यह स्थिर कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए इनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, अर्थात यह न तो नाभिक के नज़दीक आएंगे और न तो नाभिक के दूर जाएंगे। यह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में तभी आ सकते हैं जब इनको बाहर से एनर्जी दिया जाए या इनसे ऊर्जा निकाली जाए। अगर परमाणु की सबसे बाहरी कक्षाएं भर जाती है तो परमाणु स्थिर होगा और कम क्रियाशील होगा। बोर ने यह भी कहा कि प्रत्येक परमाणु की कक्षा में कुछ निश्चित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और
अपनी संख्या को निश्चित करने के लिए ही एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयोग कर अपने बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को निश्चित संख्या तक पहुंचाना चाहता है, जिसे कि अष्टक भी कहते हैं। तो जिस परमाणु का अष्टक पूर्ण होगा वह कम क्रियाशील होगा और जिसका पूर्ण नहीं होगा वह क्रियाशील होगा। साथ साथ बोर के परमाणु मॉडल ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। प्रत्येक कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है और उन्होंने इन कक्षाओं को क्रम से नाम दिया, कक्षा के, एल, एम और एन। इस प्रकार से उन्होंने 4 कक्षा का वर्णन किया कि पहली कक्षा जो है वो कक्षा के है, दूसरी एल है, तीसरी एम है और चौथी एन है। अब आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। देखते हैं, पूछा गया है बच्चों आपसे कि इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडलों की तुलना करें। तो आपको इस अध्याय में मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों के परमाणु मॉडल को पढ़ना है। पहला जे टॉमसन, दूसरा रदरफोर्ड और तीसरा नील्स बोर। तो आइए टॉमसन से शुरुआत करते हैं। टॉमसन ने परमाणुओं की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया और ये मॉडल कैसा था बच्चों? तरबूज के मॉडल का दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तरबूज के अंदर बीज धसे हुए रहते हैं, उसी प्रकार से परमाणु एक धन आवेशित गोला है तरबूज के समान का, और उसमें प्रोटॉन जो है पूरे तरबूज के ऊपर जैसे बिखरा हुआ है, पूरे गोले पर प्रोटॉन बिखरा हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसमें अंदर धसे हुए हैं। तो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। दूसरा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये बातें जे टॉमसन का कहना था। इस टॉमसन के बाद अल्फा किरणों के प्रकीर्णन के साथ रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। आइए रदरफोर्ड मॉडल को देखते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या बता रहा है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार हम देखते हैं कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो है वह बीच से खाली स्थान था उससे निकल गए थे। सोने के पत्थर के बीच खाली स्थान था, उससे पार कर गए थे। तो अब जो टॉमसन का कहना था कि परमाणु में प्रोटॉन पूरी तरह से बिखरे हुए हैं, परंतु अल्फा कणों ने तो यह साबित कर दिया कि खाली है, अधिकांश स्थान खाली है। तब रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के अंदर प्रोटॉन एक छोटे जगह पर मौजूद है और उस छोटे जगह को उन्होंने कहा नाभिक में है। इस नाभिक में परमाणु का समस्त द्रव्यमान स्थिर है और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर स्थित रिक्त स्थान में चक्कर लगा रहे हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में अत्यंत कम या उपेक्षणीय है, अर्थात बहुत छोटा है। ठीक वैसा ही आप समझिए जैसे एक बहुत बड़ा फुटबॉल के मैदान में के बीच में एक फुटबॉल रखा हुआ, तो परमाणु का आकार फुटबॉल के मैदान के बराबर आप समझिए और नाभिक का आकार उस मैदान के बीच में रखे फुटबॉल के बराबर समझिए। तो आप देखेंगे कि उस बड़े से मैदान में बीच में फुटबॉल रखा हुआ है, तो अधिकांश जगह क्या है? खाली है। ठीक इसी प्रकार से रदरफोर्ड ने भी कहा कि परमाणु के अंदर अधिकांश स्थान खाली है और प्रोटॉन उस बीच में नाभिक में
समाहित है, जो बहुत ही छोटा भाग है। अब एक और मॉडल है नील्स बोर का। नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या है? देखिए, नील्स बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। बाकी जो बातें रदरफोर्ड ने कही उनको नील्स बोर ने भी स्वीकार किया, और जो समस्या आ रही थी रदरफोर्ड के मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए गिर क्यों नहीं जाते हैं, इस पर उन्होंने फोकस किया और कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। यह बोर के परमाणु मॉडल का कहना था। और जब ऊर्जा का विकिरण नहीं हो रहा है तो उनसे ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा और वो अपनी कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहेंगे, वह नाभिक में नहीं गिरेंगे। इस प्रकार से नील्स बोर ने यह साबित कर दिया अपने मॉडल के द्वारा कि परमाणु स्थिर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। किस प्रकार से अलग अलग कक्षाएं, जैसे कि नील्स बोर ने बताई कि K, L, M, N 4 अलग अलग कक्षाएं बताई, तो इन कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यह कैसे पता चलेगा? इसके लिए नील्स बोर और बरी ने एक स्कीम लाया जिसको बोर बरी योजना कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्या योजना है। कि परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर और बरी ने निम्नलिखित नियम प्रस्तुत किए। उन्होंने बताया कि किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है बच्चों? 2n², जहां n कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर है। अब देखिए, कक्षा की संख्या जब n बराबर 1 रखते हैं तो उस कक्षा का नाम हम लोग देते हैं K कोष या K कक्षा। और K कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं इसकी गणना हम करते हैं। तो हम गणना करने के लिए फॉर्मूला है 2n²। तो जब गणना करेंगे बच्चों तो 2 गुना n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 गुना 1 बराबर 2, अर्थात K कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। न्यूनतम उससे कम भी हो सकते हैं, 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं पहली कक्षा में। दूसरी कक्षा की चर्चा करते हैं। जब n बराबर 2 है तो उस कक्षा का नाम दिया गया L कक्षा, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो जाएगी। आप गणना करके देखिए उसी फॉर्मूले के अनुसार 2n² के अनुसार, तो 8 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आएगी। तीसरी कक्षा के लिए n का मान 3 हो जाएगा और कक्षा का नाम हो जाएगा M। और देखिए इसको कि यहाँ पर अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और इसी प्रकार से चौथी कक्षा के लिए अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप निकाल सकते हैं बच्चों। बताइए कितना होगा, गुना करके निकालिए। 2n² में n का वैल्यू 4 रखिए, तो इस प्रकार से जब आप निकालते हैं तो वह मान आता है 32, अर्थात चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, और किसी परमाणु के दिए गए कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। ऐसा नहीं है
कि अंदर का कक्ष खाली रहेगा और बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसलिए बोरबरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है कक्ष में क्रमानुसार होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग 18 तत्वों में अलग अलग 2n² के सहायता से हम लोग विभिन्न कक्षाओं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं और उसी के अनुसार उन इलेक्ट्रॉनों का वितरण हम लोग देखते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जाते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। संयोजकता क्या है बच्चों? संयोजकता है कि अपने बाहरी कक्ष में अष्टक को पूर्ण करने के लिए परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में आदान प्रदान करते हैं और इस आदान प्रदान करने के कारण अभिक्रिया होती है। तो संयोजकता में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह उसकी संयोजकता निर्धारित करती है। यदि बाहरी कक्ष में 1, 2, 3 या 4 तक इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। परंतु यदि बाहरी कक्ष में 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 5 हो, 6 हो या 7 हो, तब वैसे परमाणु की संयोजकता निकालने के लिए हमें 8 में से बाहरी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाना होता है और तब हमें उसकी संयोजकता मिलती है। आइए देखें कि कैसे सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण से हम समझते हैं कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस परमाणु की संयोजकता कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन संयोग करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिससे वह परमाणु अंतिम कक्षा में अपना अष्टक पूरा कर सके। ये परमाणु का त्याग, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागना या ग्रहण करना, इसके पीछे कारण क्या है? अष्टक को पूर्ण करना। इस अष्टक को पूर्ण करने के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं या ग्रहण कर रहे हैं और इसी के अनुसार हम उनकी संयोजकता का भी निर्धारण करते हैं, कितना त्याग कर रहे हैं या कितना ग्रहण कर रहे हैं। जैसे देखिए, सिलिकॉन में परमाणु संख्या 14 है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बच्चों? 14 हो जाएगी, क्योंकि जितनी परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या और उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी उसमें। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका देखते हैं तो 2, 8, 4। 2, 8, 4 कैसे है? पहली कक्षा यानी कि K में 2 हो गया, L में 8 हो गया और M में 4 हो गया। तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है बच्चों? 4 है। तो अभी जैसे आपको मैंने बताया कि यदि 4 हो तब वह उसकी संयोजकता 4 हो जाएगी, परंतु 4 से ज़्यादा होगी तो हमें 8 में से घटाना पड़ता है। तो यहाँ 4 है, इसलिए सिलिकॉन 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर सकता है अष्टक पूर्ण करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, इसलिए इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी। परंतु हम अगला तत्व जो है ऑक्सीजन, उसके पर चर्चा करते हैं। देखिए उसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 2 और 6 हो जाएगा। पहले कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6। तो इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 6, बिल्कुल सही। और जैसा कि आपको बताया कि 4 से अगर ज़्यादा है तो क्या करना होगा? 8 में से उसे घटाना होगा। तो यहाँ 8 में से 6 घटाते हैं तो आ जाता है 2। इसलिए ऑक्सीजन
2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, अर्थात इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हैं, अतः इसकी संयोजकता 2 होगी। तो उम्मीद करते हैं बच्चों संयोजकता आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हुए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं, उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक और समस्थानिक के कोई उपयोग भी लिखना है। बहुत सारी बातें इस प्रश्न में आपसे पूछी गई है। सबसे पहले परमाणु संख्या देखिए और द्रव्यमान संख्या देखिए क्या होती है। तो परमाणु संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। तो P से प्रोटॉन और P से परमाणु संख्या, प से दोनों शुरू हो रहा है, तो आप याद रखिए कि जिस परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे वही उसकी परमाणु संख्या हो जाएगी। उदाहरण के लिए देखते हैं, नाइट्रोजन के परमाणु में 7 प्रोटॉन उपस्थित हैं। इस प्रकार नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 हो गई। द्रव्यमान संख्या क्या है? इसको भार, द्रव्यमान भार भी कहते हैं और द्रव्यमान संख्या के नाम से भी जाना जाता है। तो द्रव्यमान संख्या, अभी आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का तो भार बहुत नगण्य है, तो किसी परमाणु का भार उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चलते होता है। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितना ज़्यादा प्रोटॉन और जितना ज़्यादा न्यूट्रॉन रहेंगे वह उतना ही ज़्यादा भारी होगा। अर्थात एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। एक उदाहरण से समझिए इसे। बोरॉन के परमाणु में 5 प्रोटॉन हैं तथा 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब बोरॉन का द्रव्यमान संख्या हमें निकालना है, तो उसके कुल प्रोटॉनों की संख्या और कुल न्यूट्रॉनों की संख्या को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ते हैं, 5 + 6 कितना हो जाता है? 11। इसलिए बोरॉन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 11 होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए क्लोरीन लेते हैं। क्लोरीन के 2 समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं जिनका द्रव्यमान 35U और 37U, जो कि 3:1 के अनुपात में होते हैं। अर्थात प्रकृति में ज़्यादा 35U पाया जाता है और कम मात्रा में 37U पाया जाता है। तो समस्थानिक हो गए एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होगी परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होगी। समभारिक, समभारिक किसे कहते हैं बच्चों? अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्व। समस्थानिक ध्यान देना है कि एक ही तत्व के थे, लेकिन समभारिक अलग अलग तत्व होंगे। तो समभारिक अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो जाती है उन्हें समभारिक कहा जाता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 और आर्गन की परमाणु संख्या 18, दोनों अलग अलग तत्व हैं, लेकिन दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है। अर्थात कैल्शियम और आर्गन ये समभारिक हो जाएंगे। तो ध्यान देना है बच्चों, बहुत थोड़ा सा अंतर है। समस्थानिक में एक ही तत्व के 2 अलग अलग परमाणु होते हैं और जबकि समभारिक में 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु के बीच में तुलना की जाती है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। समभारिक में उल्टा हो जाता है, यहाँ द्रव्यमान संख्या समान हो जाती है और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो जाती है। अब इन समस्थानिकों के उपयोग को देखते हैं। कैंसर के उपचार में
कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है और घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो दो समस्थानिकों के दो उपयोग भी आपके हो गए कि कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग कैंसर के इलाज में और आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग घेंघा रोग के इलाज में किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और सोडियम प्लस के पूरी तरह से भरे हुए के व एल के कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। अब देखिए सोडियम प्लस, सबसे पहले बच्चों आप सोडियम के बारे में चर्चा कीजिए। सोडियम पर समझिए, सोडियम एक तत्व है जिसका परमाणु संख्या कितना है, 11 है। तो परमाणु संख्या 11 है अर्थात उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यदि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो यह सोडियम प्लस आयन में बदल जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के बाद इसमें बचे हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। अब 10 इलेक्ट्रॉन को आपको के तथा एल कोष में सजाना है। तो आपने अभी पढ़ा कि के में अधिकतम हो सकते हैं 2 और एल में अधिकतम हो सकते हैं 8। तो इस प्रकार से के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तथा एल कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस प्रकार से सोडियम प्लस के पूरी तरह से भरे हुए के कोष और एल कोष होते हैं, क्योंकि के में जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एल में जितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वह यहाँ पर उपस्थित है। इस प्रकार सोडियम प्लस पूरी तरीके से के और एल कोष भरे होते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और उनको अच्छे से समझिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।